Today we are going to discuss the phases of blood clotting. There are basically 4 phases of blood clotting. First one is vascular phase, second one is platelet phase, third one is coagulation phase, and the fourth one is fibrinolytic phase. फर्स्ट फेज वस्कुलर फेज। वस्कुलर फेज में दो मेजर काम होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, तंग हो जाती हैं, ठीक है, ताकि ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा ना हो। जैसे ही वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है तो ये क्या एक स्टिमुलस के तौर पे काम करती है, जिससे टिश्यू फैक्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और कोगुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है टिश्यू फैक्टर की एक्टिवेशन के साथ। यहाँ पे देखें ना, पहले ये वेसल साइज था, ये वेसल साइज हो गया, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गई। यहाँ पे भी वैसो कंस्ट्रिक्शन को ही शो किया गया है। सेकंड वन है प्लेटलेट फेज। प्लेटलेट फेज में क्या होता है कि वैसे तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना, उनके जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो प्लेटलेट्स की एडहेजन और एग्रीगेशन नहीं होने देते, लेकिन जैसे ही कोई इंजरी होती है तो क्या होता है कि प्लेटलेट्स जो होते हैं वो एडहियर हो जाते हैं और एग्रीगेट बना लेते हैं। ये जो एडहिरेंस और एग्रीगेशन फॉर्मेशन है ना, इससे क्या होता है कि जो परमिबिलिटी इंक्रीजिंग फैक्टर्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो अपनी मेम्ब्रेन लॉस कर देते हैं, ठीक है, और वो क्या बना लेते हैं, विस्कस प्लग बना लेते हैं। थर्ड वन है कोगुलेशन फेज। कोगुलेशन फेज के बेसिकली दो मेजर पाथवेज हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पाथवेज के लेक्चर में। एक इंट्रिंसिक पाथवे है और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे हैं, दोनों एक कॉमन पॉइंट पे आके मिल जाते हैं। क्लॉटिंग में बेसिकली कितने फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, 13 सॉल्युबल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और इन फैक्टर्स की सिंथेसिस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, विटामिन K1 और K2 पे। नॉर्मली ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं और स्टेप बाय स्टेप ये एक्टिवेट होते हैं, जिसके लिए हमें कैल्शियम आयन चाहिए होते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। हेरिडिटी लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर्स ना हो तो क्या होता है, हीमोफीलिया ए हो जाता है, जिसमें ब्लड जो होता है ना वो स्टॉप नहीं होता बल्कि उसका कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है। ये कोगुलेशन फेज है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रिंसिक में क्या होता है कि जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो विद इन द ब्लड वेसल होते हैं, जबकि एक्सट्रिंसिक में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो आउटसाइड द ब्लड वेसल्स होते हैं, जैसे कि टिश्यू फैक्टर है। इंट्रिंसिक में क्लॉटिंग जो है वो स्लो होती है, जबकि एक्सट्रिंसिक में ये फास्ट होती है। इंट्रिंसिक पाथवे को स्टडी करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं हम, एक्टिवेटिंग पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टन टेस्ट, वाइल एक्सट्रिंसिक पाथवे इज स्टडीड बाय प्रोथ्रोम्बन टेस्ट। अब यहाँ पे देखें, इंट्रिंसिक पाथवे और यहाँ पे है एक्सट्रिंसिक, दोनों एक कॉमन पॉइंट पे आके मिलते हैं। यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले ब्लड वेसल इंजरी हुई तो क्या हुआ, क्लॉटिंग फैक्टर 12 आ गया, उसने एक्टिवेट कर दिया 12A को, ठीक है। 12A ने क्या किया, क्लॉटिंग फैक्टर 11 को कन्वर्ट कर दिया 11A में। उसके बाद क्या हुआ, क्लॉटिंग फैक्टर 9 जो है वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है, उसने क्या किया, क्लॉटिंग फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर दिया। और यहाँ पे एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, टिश्यू इंजरी हुई, टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट हो गया, थ्रोम्बोप्लास्टन एक्टिवेट हो गया, उसके बाद जो फैक्टर 7 है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया 7A में, और उसके बाद फैक्टर 10 जो है वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, फैक्टर 10 पे आके दोनों पाथवेज जो होते हैं वो कन्वर्ज हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रोथ्रोम्बन जो होता है वो कन्वर्ट होता है थ्रोम्बन में, थ्रोम्बन कन्वर्ट कर देता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में, और फिब्रिन जो होता है ना उसके बाद यहाँ पे जो है वो फैक्टर 13 जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। और इन सारे फैक्टर्स की एक्टिवेशन में कौन इन्वॉल्व है, कैल्शियम आयंस, और इनकी सिंथेसिस में कौन इन्वॉल्व है, विटामिन K1 एंड K2। उसके बाद हमने दो टेस्ट पढ़े थे, इंट्रिंसिक पाथवे के लिए और एक्सट्रिंसिक के लिए। इंट्रिंसिक के लिए कौन सा टेस्ट था, एक्टिवेटेड थ्रोम्बोप्लास्टन टेस्ट। इसमें क्या होता है, ये हमें बताता है कि हमारा ब्लड कितना टाइम लेता है एक क्लॉट बनाने में, ठीक है, ब्लड में एक क्लॉट बनने में कितना टाइम लगता है, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है प्रोथ्रोम्बन टेस्ट। प्रोथ्रोम्बन टेस्ट बेसिकली हमें क्या बताता है कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर अ क्लॉट टू फॉर्म इन द ब्लड सैंपल, जो ब्लड सैंपल है उसमें क्लॉट बनने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। फिब्रिनोलिटिक फेज, जिसको हम फिब्रिनोलाइसिस भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, डिग्रेडेशन हो जाती है क्लॉट्स की और एंडोजिनस प्रोटीएजेस की एक्टिवेशन हो जाती है, प्लाज्मिनोजन कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मन में, प्लाज्मन जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है फिब्रिन क्लॉट्स को, ठीक हो गया। और इसमें कुछ ड्रग्स जो हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी की जाती है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, इसको कंटिन्यूसली यूज़ किया जाता है, यूरोकाइनेस, उसके बाद टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर।